दोस्तों आज से कुछ ही हफ्तों पहले हमें मालूम चला था कि न्यूरालिंक ने पहले ह्यूमन पेशेंट के ऊपर अपनी न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट कर दी है, लेकिन अब वो माल फंक्शन करने लग चुकी है। वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है जितनी पहले कर रही थी। दिखा रहे थे वीडियो के अंदर ही किस तरीके से ये माउस के कर्सर को मूव कर पा रहे हैं उस पेशेंट के ब्रेन के द्वारा। वो ब्रेन से ही कंट्रोल कर रहा है किसी तरीके से उस कर्सर को। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये उस तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अब ये शायद उस चिप को रिमूव करने वाले हैं उस पेशेंट के सर से, जिसके लिए एक सर्जरी दोबारा से होगी उस पेशेंट की। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि शायद इसके जो थ्रेड हैं वो खिंच चुके हैं, जिसकी वजह से सही से काम नहीं कर रहा है। और ये जो थ्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत पतली वायरिंग है जो कि ब्रेन से सिग्नल कैच करती है। अब ये जो बहुत ही पतली वायरिंग है ये आपके बालों से भी पतली है, इसी वजह से ये न्यूरालिंक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल के लिए काम ढंग से कर नहीं रही है, तो इन्होंने वो चिप को निकाल कर शायद दोबारा लगाने का फैसला लिया है, या फिर निकाल के ही रख देंगे। पहले वो दोबारा से उसको फिक्स किया जाएगा कि भाई अगर बार बार ऐसा होता रहेगा तो दिक्कत रहेगी, जिसकी वजह से वो शायद परमानेंटली इसका कोई फिक्स ढूंढेंगे, उसके बाद दोबारा ह्यूमन पेशेंट पे इम्प्लांट करेंगे। दोस्तों एप्पल को सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट जो निकाली थी आईपैड प्रो को प्रमोट करने के लिए, जिसके अंदर इन्होंने कमर्शियल ग्रेड हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर कैमरा, डीएसएलआर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, टीवी, पेंटिंग, गेम्स, टॉय, न जाने कितनी चीज़ें रख दी थी और उन सभी को क्रश कर कर दिखाया था। और उसके बाद में जब वो हाइड्रोलिक प्रेस वहाँ से हटा था, मतलब उठा था, उसके अंदर से निकलता है आईपैड प्रो की ये सारी चीज़ों का जोड़ हमने एक ही चीज़ के अंदर डाल दिया है। तो ये है वो खास चीज़ जिसके वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है कि भैया तुम्हारे लिए डीएसएलआर की कोई वैल्यू नहीं है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, टीवी की कोई वैल्यू नहीं है, पेंटिंग की वैल्यू, सबकी अपनी अपनी अलग जगह है। तुम अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए दूसरों को क्यों डिग्रेड कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखा रहे हो। जिसके बाद में इन्होंने ये सारा रियलाइज़ करते हुए माफ़ी मांगी है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमसे ये एडवर्टाइजमेंट बन गई, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जिनका भी हमने दिल दुखाया हो, कई सारे फोटोग्राफर होंगे, कई सारे म्यूज़िक आर्टिस्ट होंगे जिनके लिए जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए टीवी वैल्यू करता होगा, कई सारे लोगों के लिए पेंटिंग, गेम्स, टॉय, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैल्यू करती होगी, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ रहा है और उसके लिए इन्होंने माफी भी मांगी है। दोस्तों क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि ब्लैक होल के अंदर गिरने पर किस तरीके का हशर हो सकता है आपके साथ में? तो नासा ने करके दिखाया कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल में चला जाता है तो उसके साथ में किस तरीके की चीज़ें होंगी, क्या उसको देखने को मिल सकता है ब्लैक होल के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके की है कि जैसे ही आप ब्लैक होल के पास में जाओगे वो आपको बड़ी तेज़ी के साथ में खींचना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन, मतलब आपको एक न्यूडल की तरह खींचेगा और एक एस्ट्रोनॉट की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो एक पतले रिबन के जैसा हो जाएगा जो बस खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा। इमेजिन नहीं कर सकते उतना खींच डालेगा ब्लैक होल, जहाँ पर आप मतलब वापस तो आ ही नहीं सकते जब इतना कुछ हो गया आपके साथ में। यहाँ पर कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती, नॉट इवन लाइट, मतलब लाइट भी इसके अंदर जाएगी तो वो वापस नहीं आ सकती। जो भी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ का मानना है कि वापस आती है, लेकिन उसके लिए गूगल ईयर्स लग सकते हैं आपको वापस आने में। लेकिन हमारी लाइफ स्पैन भी बहुत छोटी होती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। और हर गैलेक्सी के अंदर माना जाता है कि कुछ ब्लैक होल होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े ब्लैक होल भी मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अगर सूरज से भी आप कंपेयर करोगे कि हमारी पृथ्वी के सामने सूरज कितना ज़्यादा बड़ा है, तो भैया वो सूरज के सामने कई बिलियन गुना बड़े हैं। दोस्तों यूके के डॉरसेट के रहने वाले एक कपल की लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि उनके घर से एक बहुत पुराना कलश निकला है, सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ। दरअसल इन्होंने सोचा था कि चलो अपने घर को रिनोवेट करते हैं और उसके लिए फ्लोरिंग को हटवा के नई फ्लोरिंग लगवा देंगे। अब इन्होंने फ्लोरिंग हटाई, खुदवाई और उसमें से निकला एक शाइनी सिरेमिक पॉट, जिसके अंदर थे 1000 से भी ज़्यादा सोने चांदी के कॉइन। जिसके बाद में इन्होंने सोने के कॉइन को तो ऐसे ही बेच दिया 5000 पाउंड के अंदर, जो होते हैं करीबन 5 लाख रुपए। जिसके बाद में ये एक्सपर्ट के पास में लेके गए बाकी के कॉइनों को, जहाँ पर एक्सपर्ट की राय ये थी कि शायद ये
पहली सिविल वॉर के अंदर किसी ने दबाए होंगे, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि 1640 के वक्त के कॉइन है जिसको किसी ने दबाया होगा, और इनको जब एक्सपर्ट को बेच दिया गया तो भाई उसने इनकी बोली लगवा दी 65 लाख रुपए में और इतने में ही बेच डाले। दोस्तों, ऑटो रिक्शा देखना आपके लिए एक नॉर्मल सी बात होगी कि भाई गली के बाहर निकले या रोड पे निकले ऑटो रिक्शा आपको दिख गया, लेकिन भाई यूएस के कैलिफोर्निया के अंदर ऑटो रिक्शा देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। ये ऑटो रिक्शा दरअसल कैलिफोर्निया के अंदर घूम रहा है, जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो गए कि भाई ये कहाँ से आ गया। दरअसल ये वहीं के किसी स्टोर के आसपास में खड़ा रहता है ताकि लोग बाग इसके साथ में पिक्चर क्लिक करा पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है यूएस के लिए। तो दोस्तों, फिलीपीन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट पड़ रही है कि वहाँ पर 300 साल पुराना एक अंडर वाटर टाउन भी दिखने लग गया है, जिसका नाम है पेंटाबैगन टाउन, जो कि कई सालों से नहीं दिख रहा था। मतलब लास्ट टाइम 1970 में देखा होगा किसी ने जब पानी थोड़ा बहुत कम हुआ था, लेकिन अब इतना ज़्यादा कम हो गया कि भैया इसका सरफेस तक दिखने लग गया है, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है कि लोग बाग वहाँ पर जा रहे हैं उसको देखने के लिए कि भैया 300 साल पुराना टाउन किस तरीके का लगता था, जो कि हर कुछ साल बाद दिखता है जब इस तरीके की हीट पड़ती है और पानी कम हो जाता है।